Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you're all doing good back home. By the way, mic okay, mic's okay. चलिए, let me know that कि इससे पहले कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, let me know that if I'm audible and if the board and me too is visible as well. ठीक है? Let me know in the chat box. Am I audible and visible? Yes. चलिए ठीक है. All right, that's great. That's great. Let's begin our session. आपको याद है कि इससे पहले जो है हम बात कर रहे थे about certain problems. हमने कुछ problems की बात की. हम example solve कर रहे थे, numerical solve कर रहे थे based on photoelectric emission and your what we call as de Broglie wavelength. हमने सारी problems almost discuss की. शायद एक दो बची होंगी. I'm sure that कि you can take care of those problems. ठीक है. आज जो हम बात करने जा रहे हैं, that is about one more topic of your what we call as modern physics, and that's going to be what we call as Bohr's theory, right? चलिए ध्यान से समझिएगा कि what exactly Bohr's theory is all about, right? Now before that कि हम Bohr's theory की यहां पर बात करें, ठीक है, it's very much important to understand that कि what takes us into the Bohr's theory. आपने, चूंकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा because आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री का एक जो आपके पास चैप्टर है, वहां पर आप बहुत सारी थ्योरीज की बात करते हैं, वहां पर आप थॉमसन्स मॉडल की बात करते हैं, वहां पर आप रदरफोर्ड्स मॉडल की बात करते हैं, देन यू टॉक अबाउट द Bohr's theory, right? हम यहां पर हल्का सा डिस्कस करेंगे कि वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम वाज, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्स थ्योरी की बात करनी है. ठीक है. Two issues were there, particularly regarding the Rutherford's model. Rutherford's model की जब हम बात करते हैं, I'm sure that कि बहुत सारे बच्चों ने वो पढ़ा होगा कि Rutherford's model में हमारे पास मेन दो इश्यूज थे, मेन दो प्रॉब्लम्स थे. उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर बोर्स थ्योरी की बात करते हैं. नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दोस टू प्रॉब्लम्स, व्हाट एग्जैक्टली और दोस टू इश्यूज जिनके लिए हम फिर बोर थ्योरीज की हम बात करते हैं. ठीक है. नाउ टू इश्यूज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एक इश्यू आपके पास है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. Now what exactly hydrogen spectra is मैं आपको बताऊंगा, but बल्कि right now I'm only taking the names of those problems, right? एक problem आपके पास थी that we were not able to understand, we were not able to explain what exactly hydrogen spectra is. Number one. And number two was, which was very common to all the models, and that is what we call as stability of atom. Stability of atom. यानी हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ये दो इश्यूज, ये दो मेन इश्यूज आपके पास थे जो रह गए थे. चाहे आप थॉमसन्स मॉडल की बात करो, चाहे आप रदरफोर्ड्स, पर्टिकुलरली रदरफोर्ड्स मॉडल की आप बात करोगे, तो ये दो प्रॉब्लम्स वहां पे रह जाती थी जिनको रदरफोर्ड्स मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाया. नाउ द पॉइंट इज दैट कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का मतलब आपके पास क्या होगा. सपोज करो हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस है. इस कंटेनर में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है. मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर को हल्का सा हीटअप किया, मैंने इस कंटेनर को हीटअप किया यहां पर. ठीक है. मैंने इसको हीटअप किया, यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने दी इस कंटेनर को. व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट इस कंटेनर में से, इस हाइड्रोजन गैस में से कुछ रेडिएशन जो आपके पास है बाहर आ जाती है. राइट. हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपके पास हाइड्रोजन गैस है. आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को हीटअप किया. व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट देयर आर सर्टेन रेडिएशंस जो यहां पर बाहर आ जाती है. नाउ जब मैं इस रेडिएशन पैटर्न को देखता हूं, देयर आर सम particular wavelengths which are present in this radiation. Try to understand this point. कि जब मैं इन रेडिएशंस को देखता हूं कि जिस हाइड्रोजन गैस से बाहर आ जाती है, मैं देखता हूं कि देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर रेडिएशंस, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट. जैसे इफ आई एम करेक्ट,
इफ आई एम करेक्ट यू कैन चेक द वैल्यूज अगेन। हम देखते हैं कि जब हम इस रेडिएशंस को देखते हैं, हम देखते हैं कि एक वेवलेंथ जो यहां पर मौजूद है दैट इज 656 नैनोमीटर। इट्स एक्चुअली 656 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर। एक वेवलेंथ हम देखते हैं इन रेडिएशंस में दैट इज 656 नैनोमीटर। एक और वेवलेंथ हम यहां पर देखते हैं 486 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर। एक और वेवलेंथ हम देखते हैं ये, लेकिन 650 से लेके 486 तक कोई भी वेवलेंथ मौजूद नहीं है। The point I'm trying to make here and the point I want you to understand, the point I want to convey you people is that कि जब ये रेडिएशंस यहां पर हाइड्रोजन गैस से बाहर आ जाती है, हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स इस रेडिएशंस में मौजूद है। एग्जांपल मैंने आपको दी, एक वेवलेंथ जो यहां पर मौजूद है दैट 656 नैनोमीटर और दूसरी जो आपके पास मौजूद है दैट्स 486 नैनोमीटर। बट 656 एंड 486 के दरमियान कोई भी वेवलेंथ आपके पास मौजूद नहीं है। राइट नाउ जब हम देखते हैं इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, दैट व्हाट आर द वेवलेंथ्स प्रेजेंट। जब ये हाइड्रोजन गैस जो आपके पास है ये रेडिएशंस एमिट करेगा, व्हाट आर द वेवलेंथ्स प्रेजेंट, वो पैटर्न जो आपके पास होगा उस पैटर्न को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, देयर आर सम पर्टिकुलर वेवलेंथ्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया 656 नैनोमीटर प्रेजेंट है, 486 नैनोमीटर प्रेजेंट है, लेकिन 656 से लेके 486 तक कोई भी वेवलेंथ मौजूद नहीं है। नाउ द पॉइंट वाज व्हाई सो, द क्वेश्चन वाज व्हाई सो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 656 नैनोमीटर तो है, 486 तो है, इनके बीच में जितनी भी वेवलेंथ्स है वो इस पैटर्न में इन रेडिएशंस में अवेलेबल नहीं है। रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। रदरफोर्ड्स मॉडल इस चीज को, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाई देयर आर सर्टेन वेवलेंथ्स व्हिच आर प्रेजेंट एंड व्हाई देयर आर सर्टेन वेवलेंथ्स व्हिच आर एब्सेंट इन द रेडिएशन। इन रेडिएशंस में क्यों कुछ ही वेवलेंथ्स आपके पास मौजूद है और बाकी वेवलेंथ्स आपके पास नहीं है, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आपके पास है। रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। That was point number one, and that was the problem number one regarding what we call as Rutherford's model. Rutherford's model के साथ ये एक problem थी that it could not explain the hydrogen spectra. It could not explain that why certain wavelengths are present in the radiation and why certain wavelengths are not present. Rutherford's model could not understand, could not explain this peculiar behavior of the radiation pattern. Right, and we say that Rutherford's model could not explain the hydrogen spectra. That was problem number one regarding Rutherford's model. Problem number two आपके पास ये है कि हमारे पास सपोज एटम का जब हम पिक्चर लेते हैं या आपके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर पाथ। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, दिस सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। It's always accelerated motion. जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा, यह सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होती है। दैट मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में होगा, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होगा, विच मीन्स दैट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा, ये एक्सेलरेटेड होगा। Electron will be accelerated because electron will be in a circular motion, और जो भी particle circular motion में होता है that's always an accelerated motion. That means when the electron will be revolving around the nucleus in a circular path, electron will be accelerated. Number one. And number two, and that's a thumb rule of physics, that is कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है, ये पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। याद रखिएगा ये पॉइंट,
ये आपके पास एक एब्सोल्यूट रियलिटी है फिजिक्स की कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा। इन अदर वर्ड्स में ये बताऊंगा, जब भी कोई चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ये हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा, राइट? दैट मीन्स अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, मैं वापस आ जाता हूं यहां पर। जब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि ये सर्कुलर मोशन है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी। मीन्स दैट आपका इलेक्ट्रॉन जो है विच इज अ चार्जड पार्टिकल, ये एक्सेलरेट होता होगा। जब ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा इट विल बी इन एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? तो जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्जड पार्टिकल है। मैंने बता दिया जब भी चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा ये इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करने का मतलब है ये एनर्जी रेडिएट करेगा। बाबा जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी, एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। सर्कुलर पाथ का रेडियस कम हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस कम हो जाएगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल बम्प इनटू द न्यूक्लियस, राइट? Why so? Let me go back. Because जब इलेक्ट्रॉन यहां पे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा which is an accelerated motion, और जब भी चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इट ऑलवेज इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इट ऑलवेज इमिट्स एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा, ये एनर्जी इमिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसके ऑर्बिट का रेडियस कम हो जाएगा। जितनी एनर्जी इमिट करेगा रेडियस कम होता जाएगा, रेडियस कम होता जाएगा, स्पाइरली ये बंप करेगा इनटू द न्यूक्लियस। बट there's a point we never see electron going into the nucleus. इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है, ऐसा कभी होता नहीं है। अब होता क्यों नहीं है? रदरफोर्ड्स मॉडल could not explain. रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रॉन जब आपका सर्कुलर पाथ में घूमेगा, हम देखते हैं अगर ये घूमता है तो फिर ये जाना चाहिए किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, बट ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है। रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस इशू एज वेल। रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम एज वेल। दैट मींस इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम इज स्टेबल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल इट शुड बम्प इनटू द न्यूक्लियस, बट ये बम्प नहीं करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है। But Rutherford's model could not explain. These were the two main issues. ये आपके पास दो मेन इश्यूज थे जिनके लिए हम आगे गए। हमने एक और थ्योरी की बात की, दैट्स व्हाट वी कॉल एज बोर थ्योरी। तो मैंने आपको यहां पर बताया दो इश्यूज आपके पास थे जिनके लिए हम यहां पर पर्टिकुलरली बोर्स थ्योरी की बात करेंगे। एंड दोस टू इश्यूज आर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आई होप दैट एवरीबडी अंडरस्टूड द इंट्रोडक्टिव पार्ट कि व्हाई डू वी नीड टू talk about another theory, why do we need to talk about Bohr's model? because ये दो issues आपके पास है, ये दो इश्यूज आपके पास है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हमने इन दो इश्यूज को, हमने इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें बोर्स मॉडल की बात करनी पड़ती है। नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट द इंट्रोडक्टिव पार्ट। अगर आपको यह समझ आ गया कि हमें बोर्स थ्योरी की बात क्यों करनी है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Yes. I want everybody to respond. I want everybody to respond in the chat box if you got the introductory part, if you understood that, what exactly the issue was and why do we need to go for what we call as Bohr's theory. Yes. Somebody is asking Lolab official, sir, a little bit back, right? बाबा ये ऑनलाइन क्लास है, यहां पर आप थोड़ा सा पीछे खुद भी जा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है? Done and dusted. Yes. Sir, isn't it a Maxwell's theory? Yes, that's what जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी चार्जड पार्टिकल आपके पास एक्सेलरेट करेगा, ये इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। It actually comes from the Maxwell's electromagnetic wave theory. You are absolutely correct. Who was this? Mubina Nazir. Yes, wonderful.
Wonderful. It actually comes from Maxwell's theory. Now let's talk about the Bohr's model. Now that is something कि जिसको हमने यहां पर जो है डिस्कस करना है. ठीक है, Bohr's model. चलिए बाबा ध्यान रखिएगा आप. Bohr's model या Bohr's theory. All right. Now this theory was given by a physicist जिसका नाम था नील बोर. Neil Bohr, and he gave this theory in 1913. Right? किस लिए दी? इन ही दो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए. राइट? नील्स बोर था फिजिक्स का नाम. इन 1913 ये थ्योरी दी. और ये जो थ्योरी आपके पास है, दिस थ्योरी इज व्हाट वी कॉल एज सेमी क्लासिकल थ्योरी. इट्स अ सेमी क्लासिकल थ्योरी. सेमी क्लासिकल थ्योरी का मतलब यह हुआ, इस थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जहां पर कुछ चीजें ली गई है फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स और व्हाट वी कॉल एज क्वांटम फिजिक्स. राइट? ऑन दैट बेसिस हम कहते हैं कि जो बोर्स मॉडल आपके पास है, इट्स ए सेमी क्लासिकल मॉडल, इट्स ए सेमी क्लासिकल थ्योरी. मींस देयर आर सम postulates which are being taken from the classical physics, and there are certain postulates which are being taken from the modern physics or what we call as quantum physics. That's point number one. And then point number two, ये जो Bohr's model आपके पास है, this Bohr's model is only and only applicable to hydrogen atom, or hydrogen like atoms, hydrogen like ions. In fact, hydrogen atom or hydrogen like ions, which means that वो एटम या वो आयन्स जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके पास बाबा आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. जैसे हाइड्रोजन एटम की आप बात करें, देयर इज ओनली वन. हाइड्रोजन की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन आपके पास है वन. अगर आप हीलियम पॉजिटिव की बात करेंगे, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आपने आयनाइज किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, हीलियम पॉजिटिव. या आपके पास है लिथियम डाई पॉजिटिव. राइट? तीन इलेक्ट्रॉन से दो आपने बाहर निकाले, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेगा. So Bohr's theory आपके पास जो है, it is for hydrogen atom और hydrogen like ions. That means वो एटम या वो आयन्स जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा. Now the question is, you may possibly ask me a question, but I'm sure you are not going to ask it, but let me ask myself a question, why only one electron? बस एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्यों होना चाहिए? बिकॉज बाबा बात यह है, अगर आपके पास कोई एटम है या अगर आपके पास कोई आयन है जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे, तो होगा क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जब दो, सपोज हम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होंगे या आयन के अंदर होंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान आपस में इंट्रैक्शन होगी, एक्चुअली रिपल्शन होगी. तो हम जनरलाइज करते हैं इंट्रैक्शन होगी किन के दरमियान? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान. जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंट्रैक्शन होगी, दैट कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है. राइट? ठीक है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं. बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन को जो है कंसिडर करोगे, देन बोर्स मॉडल इज नॉट अ मॉडल विच कैन टेक केयर ऑफ दैट. देन इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. इट बिकम्स अ वेरी डर्टी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. बोर्स मॉडल कैन नॉट टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन. इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. दैट्स व्हाई व्हाट वी वांट इज दैट कि आपके एटम के अंदर या आपके आयन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो. बिकॉज जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट वेरी सिंपल. दैट्स व्हाई वी से दैट बोर्स मॉडल इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू दोज species, those things जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, which means either hydrogen atom or hydrogen like ions, जैसे हीलियम पॉजिटिव आपके पास है या लिथियम डाई पॉजिटिव आपके पास है. I hope that you are understanding each and every bit here, right? तो दो चीज मैंने आपको यहां पर बता दी. एक चीज मैंने आपको यहां पर बताई
ये जो बोर्स थ्योरी आपके पास है, इट्स सेमी क्लासिकल थ्योरी। और बाय सेमी क्लासिकल थ्योरी व्हाट आई मीन इज दिस कि इस थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके पास है वो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी फिजिक्स से ली गई है। बिफोर 1900 जो फिजिक्स थी उसको हम नाम देते क्लासिकल फिजिक्स, और आफ्टर 1900 जो फिजिक्स आती है उसको नाम देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स है फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स है फ्रॉम मॉडर्न और व्हाट वी कॉल एज क्वांटम फिजिक्स, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज ए सेमी क्लासिकल थ्योरी। और ये एप्लीकेबल किन के लिए है? एप्लीकेबल है फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस, व्हिच मींस दैट वो स्पीशीज जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद होगा। आई होप एवरीबडी गॉट इट हियर। ऑलराइट, दैट इज वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील हियर, नॉट अ बिग डील हियर। ऑलराइट, चलिए नाउ अब हम बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब बोहर ने कहा क्या इस थ्योरी में, राइट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने क्या कहा इस थ्योरी में, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी, इसको बंद करो, ठीक है? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, ठीक है? नंबर वन पोस्टुलेट जो बोहर ने कहा, जरा ध्यान रखिएगा। नाउ इफ यू वांट दैट कि मैं यहां पर पोस्टुलेट आपको लिखवाऊंगा अभी, लेकिन पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक पोस्टुलेट को, उसके बाद आप लिखेंगे। मैं डिक्टेट करूंगा यहां पे, बिकॉज ये 2-3 पोस्टुलेट्स आपके पास है, मैं डिक्टेट करके आपको बता दूंगा, आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे। पहला पोस्टुलेट आपके पास क्या है? बोहर ने क्या कहा, सपोज करो ये आपके पास यहां पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है? ये आपके पास है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस हियर। न्यूक्लियस के अंदर एवरीबडी नोज नाउ, बिकॉज उस टाइम पे ज्यादा पता नहीं था, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन जो आपके पास है न्यूट्रल पार्टिकल्स है, प्रोटॉन जो आपके पास है पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस पे आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला पोस्टुलेट, पहला जो स्टेटमेंट बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होगा वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। ये इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर पाथ्स, राइट? और इस सर्कुलर पाथ को इसने नाम दिया ऑर्बिट। ही कॉल्ड दिस एज एन ऑर्बिट। This is the first postulate of your Bohr's theory, that electron revolves around the nucleus in circular paths, which he called as an orbit, right? Now the word orbit here, जो ये word orbit यहां पर यूज किया जा रहा है, this word orbit is a classical word here. मैं इसको नाम देता हूं classical word. The word orbit is a classical word. राइट? ऑर्बिट जब हम कहते हैं कि ये पार्टिकल इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ वी आर श्योर अबाउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। जब हम कहते हैं कि पार्टिकल एक ऑर्बिट में घूम रहा है या किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट वर्ड टेल्स मी दैट यू आर श्योर कि आपका पार्टिकल कहां से मूव कर रहा है, यानी आपको एग्जैक्टली पता है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या है। जब पाथ ऑफ द पार्टिकल आपको एग्जैक्टली पता होगी, इसलिए हम इसको नाम भी देते हैं ऑर्बिट। मैं इसको नाम देता हूं इज अ क्लासिकल वर्ड, बिकॉज जब आप श्योरिटी के साथ होते हो, जब आपको 100% श्योरिटी होती है कि आपका पार्टिकल इस पाथ से फॉलो करता है, श्योरिटी ओनली कम्स फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स। बिकॉज जब आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हो, जब आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हो, वी आर नेवर एवर श्योर अबाउट एनीथिंग, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप ऑर्बिट को नहीं पढ़ते हैं, आप ऑर्बिटल की बात करते हो, फिर बाद में आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आप फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, अगर आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहा है, दैट मींस मुझे पाथ एग्जैक्टली पता है, मैं पाथ के बारे में श्योर हूं। इसलिए ये जो वर्ड ऑर्बिट है ये क्लासिकल वर्ड है, बिकॉज यू आर श्योर अबाउट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
That goes to that, and thereby goes my first postulate, and that is, if you want to write, you can write it as well. First postulate of your Bohr's theory, and that is, electron revolves around the nucleus in circular orbits. That's the first postulate of your Bohr theory. The electron revolves around the nucleus in circular orbits, right? The electron revolves around the nucleus in circular orbits, and that becomes the first postulate of your Bohr's theory. That's number one. Number two postulate. Number two postulate. सपोज करो बाबा, ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहां पर, ये आपके पास है यहां पर न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अराउंड जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन अब घूमेगा, इनफैक्ट घूमी करेगा. ये इलेक्ट्रॉन आपके पास है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, बोर ने कहा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, राइट? जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये हर एक रेडियस में नहीं घूमेगा, ये हर एक रेडियस में नहीं रिवॉल्व करेगा, बल्कि सपोज दैट यहां पर रेडियस आपके पास है r1, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसी और रेडियस में रिवॉल्व करेगा. लेट्स अज्यूम दैट उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है r2, और यहां से लेके यहां तक जितने भी रेडियसेस पॉसिबल है या रेडियस जो पॉसिबल है, इनमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व नहीं करेगा. विच मीन्स दैट, अगर आपको समझ आया, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, ये कुछ स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, ये कुछ स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, ये कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रेडियस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा जिसका रेडियस r1 है, उसके बाद इस वाले सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसका रेडियस r2 है, r1 से लेके r2 तक जितने भी रेडियस पॉसिबल है उनमें रिवॉल्व नहीं करेगा. गरज यह है कहने का कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, यह हर एक रेडियस में, हर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा, यह कुछ स्पेशल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, यह कुछ स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, राइट? अब इन स्पेशलिटी क्या है इन रेडियस की? अब इन रेडियस की, इन स्पेशल रेडियस की स्पेशलिटी क्या है? इनकी स्पेशलिटी बोहर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, जब इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, इन स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, इन स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, इन स्पेशल रेडियस में, इन स्पेशल ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू एमिट द एनर्जी. इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल रेडियस में जब रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इन स्पेशल ऑर्बिट्स में जब रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा एनर्जी. इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट एनर्जी, विल नॉट एमिट एनर्जी, यानी विल नॉट एमिट एनर्जी. और विल नॉट एमिट एनर्जी का मतलब यह हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट नहीं करेगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, जैसे मुबीना ने कहा, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैक्सवेल्स थ्योरी. लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इन स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, बोहर ने कहा, जब इन स्पेशल रेडियस, स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू एमिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैक्सवेल्स इक्वेशंस, राइट? मैक्सवेल्स थ्योरी. बोहर से पूछा गया क्यों इलेक्ट्रॉन जब इन स्पेशल रेडियस में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इन स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, ये एनर्जी क्यों नहीं एमिट करेगा? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट हो रहा है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा, तब जाके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा, ये एनर्जी इमिट करेगा. बोहर ने कहा, लेट्स अज्यूम, कहानी खत्म. उसने कहा, लेट्स अज्यूम दैट कि इन स्पेशल रेडियस में ये एनर्जी ये जो इमिट नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इमिट नहीं करेगा. और इसने इन स्पेशल ऑर्बिट्स को, इन स्पेशल ऑर्बिट्स को, इन स्पेशल ऑर्बिट्स को जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और एनर्जी इमिट नहीं करेगा, इन स्पेशल ऑर्बिट्स को बाबा बोहर ने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी ऑर्बिट्स.
बिकॉज इन ऑर्बिट्स में, इन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी जो है इमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट नहीं करेगा। बाबा जब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट कब? जब ये इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, स्पेशल रेडियम में रिवॉल्व करेगा। एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? दैट्स व्हाई ही कॉल्ड दीज स्पेशल ऑर्बिट्स एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसने इसको नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स बिकॉज इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इनमें जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये इन एनर्जी को है, एनर्जी इमिट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो इसे नाम क्या दिया? नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स, राइट? आई होप एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट, राइट? इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन देयर। आप लिखो, if you want to write it, you can write it, you can write it, you can write it, you can write it. आप लिखो, the orbit of the electron, the orbit of the electron around the nucleus, the orbit of the electron around the nucleus, can take only some special values of radii, some special values of radii. The orbit of the electron around the nucleus can take only some special values of radii. In these orbits of special radii, in these orbits of special radii, in these orbits of special radii, the electron does not radiate energy. The electron does not radiate energy. Electron does not radiate energy. Electron does not radiate energy. These orbits are called as stationary orbits. These orbits are called as stationary orbits. All right, these are called as stationary orbits. ठीक है, चलिए। Now before that हम आगे चले, let me know if you got these two postulates here, right? अगर आपको ये दो postulates समझ आए, let me know in the chat box, respond. I want everybody to respond in the chat box. Let me know if you got these two postulates. Yes, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स। आप स्टेशनरी स्टेट्स भी नाम देते, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी नाम देते, एब्सोल्युटली।